नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही छोटे से चैनल के ऊपर, जहां मैं आप सभी के लिए क्लास 9th और 10th का साइंस से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूं। फाइनली 2025-26 सेशन के लिए आज से हमने शुरू कर दिया है आपकी साइंस को पढ़ाना, और इसी कड़ी में आपका ये पहला वन शॉट वीडियो रहेगा जहां पर मैं आपकी केमिस्ट्री के पहले चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग को समझाने वाला हूं। तो आप लोग मेक श्योर करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो के आखिरी तक मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं, और एक और चीज की गारंटी दे सकता हूं कि इससे बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपको एंटायर यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ बातें माय डियर फ्रेंड जिनका ख्याल आपको रखना जरूरी है। हम परत दर परत इस चैप्टर के अंदर जाते जाएंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल में अंडरस्टैंड करते जाएंगे, न केवल एनसीईआरटी के लिहाज से बल्कि आपके सीबीएसई ने जो आपका सिलेबस प्रोवाइड किया है, दोनों को मिक्स करके मैंने एक डिटेल एनालिसिस करके ये प्रेजेंटेशन तैयार की है। तो आप लोग मेक श्योर करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना आप सभी के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। वो कौन कौन सी बातें हैं? जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर हो, मैं नहीं कहता आप फिजिक्स की बात करो, आप केमिस्ट्री की बात करो या बायोलॉजी की बात करो, मैं आपसे कहता हूं आप किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी विषय के, किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ना शुरू करते हो ना, तो आप लोग ये जान ले कि उसके अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली है। मतलब आपका रोड मैप क्या रहेगा, कहां से शुरू करना है, खत्म कहां पे करना है। मतलब शुरुआत आपको पता होना चाहिए और अंत आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से जब आप लोग आपके केमिस्ट्री के पहले चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो मैंने इसको 4 लेयर में डिवाइड किया है। 4 लेयर इन द सेंस, हम सबसे पहले ए लेयर को उठाएंगे, फिर बी को, फिर सी को और फिर डी को। मतलब 4 टॉपिक हैं जिनके इर्द गिर्द आपको सब टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज मैटर। मतलब पहले ए पार्ट के अंदर मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं मैटर क्या होता है, क्यों होता है, कहां से डिस्कवरी हुई, कौन कौन से फैक्ट है जिनको जानना आप सभी के लिए जरूरी हो जाता है। तो ये तो आपका ए के बारे में है। अब इसको अगर आप लोग मैटर को समझ लोगे ना, मैटर को समझने के बाद हम मूव कहां पे करेंगे, हम मूव करेंगे मैटर कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो स्टेट कौन कौन सी है, कैसे आप लोग उस चीज को आइडेंटिफाई करते हो, यानी कि ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ द मैटर। पहले आपने क्या समझा, मैटर को समझा, फिर आप लोग मैटर की स्टेट को समझोगे, फिर फाइनली हम लोग देखेंगे जितनी भी स्टेट आप लोगों ने पढ़ी, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्या उनमें बदलाव कर सकते हैं, क्या उनमें तब्दीली कर सकते हैं, तो ये क्या हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ये वाला तीसरा आपका टॉपिक रहेगा। तो इससे रिलेटेड काफी टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड फाइनली हमारा लास्ट जो टॉपिक रहेगा ना, वो इवेपोरेशन से जुड़ा हुआ रहेगा। इवेपोरेशन क्यों होता है, किस तरीके से होता है, उसके पीछे साइंस क्या रहने वाली है, किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इवेपोरेशन का हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या कुछ यूज रहने वाला है। यानी कि इन 4 परतों के अंदर मैं आपको इस पूरे चैप्टर को पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात की क्लैरिटी तो मिल गई होगी कि इस चैप्टर के अंदर आप मेजरली 4 टॉपिक्स अंडरस्टैंड करने वाले हो। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, और पहला टॉपिक क्या रहेगा, ए पार्ट के अंदर मैं आपको समझाऊंगा मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर का मतलब हिंदी में हम इसको कहते हैं पदार्थ। देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे मैटर की क्या डेफिनेशन है, एनसीईआरटी की अगर बात करूं या किसी भी आप रेफरेंस बुक की बात कर लीजिए, जब भी आप लोग मैटर की बात करते हैं ना, पदार्थ की बात करते हैं, तो पदार्थ क्या होता है, बहुत बेसिक लेवल पे अगर आप लोग जाएंगे तो मैटर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है, यानी कि जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस, जिसके पास मास होता है, और जिसको हम अपने 5 सेंस ऑर्गन की में से किसी एक के थ्रू महसूस कर सकते हैं, उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, मैटर की कैटेगरी में रखा जाता है। मैटर का मतलब मैंने बता दिया आपका क्या होता है, मैटर का मतलब होता है आपका पदार्थ, यानी कि जिसके पास स्पेसिफिकली अपना मास होगा। ऐसे कोई भी ऐसी चीज जिसके पास अपना मास है, जो कोई भी चीज स्पेस घेरती है और जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, एनी ऑफ 5 सेंस ऑर्गन। एनी ऑफ 5 सेंस ऑर्गन मतलब आपका स्किन हो गया, आप लोग 5 सेंस ऑर्गन जिसका आपको पता है, खैर मैं इतनी छोटी चीज पे नहीं जाऊंगा, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो जो भी आपके 5 सेंस ऑर्गन है, उनसे आप लोग उसको फील कर पाए, अगर वो स्पेस घेरे और अगर उसके अंदर मास है, तो उसको पदार्थ कहा जाता है, उसको मैटर कहा जाता है। क्लियर? तो अगर आप लोग इस रिमोट की बात करते हैं, इस पेन की बात करते हैं, पीछे बोर्ड लगा हुआ है, मैं खुद की बात करूं या पूरा स्टूडियो लगा हुआ है, ये सभी चीजें मैटर की कैटेगरी में आती है। क्यों आती है? क्योंकि इनके अंदर मास भी है, इन्होंने जगह भी घेरा हुआ है, और इनको हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशंस को जस्टिफाई करती है। जो भी चीज तीनों कंडीशन को जस्टिफाई करती
होती है ना, उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? मैटर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो एग्जामिनेशन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैटर का क्या मतलब होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है, जिसके पास मास होता है और जिसको हम एनी ऑफ 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग मैटर बोलते हैं। इस तरीके से आप लोग ध्यान से देख पाएंगे। यहाँ पे डेफिनेशन की मैंने बात की है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा? कोई भी ऐसी चीज जिसके पास क्या होएगा? मास होएगा। क्लियर? तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको मैटर बोला जाएगा। जो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, जो जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं एनी ऑफ 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू, उसको क्या बोला जाता है? मैटर बोला जाता है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बाइक की बात करता हूं, या सिंपल जो मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, जिससे आप लोग ये रिकॉर्ड देख रहे हैं, ये क्लास देख रहे हैं, क्या कैमरा मैटर है या नहीं? ऑब्वियस सी बात है। क्या कैमरे के अंदर मास होगा? डेफिनेट सी बात है, मास होगा। क्या कैमरा कोई स्पेस घेर रहा होगा? जहां पे कैमरा लगा हुआ है वहां पे कोई और नहीं आ सकता है, इसका मतलब इसके अंदर मास भी है। कैमरे को आप लोग देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो, यानी कि आपका जो कैमरा है वो क्या है? आपका स्पेसिफिकली आप लोग क्या कह सकते हैं? आपका मैटर है। अब मैं अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपकी हवा आपकी मैटर है या नहीं? तो यहां इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। एयर की अगर मैं बात करता हूं, एयर क्या इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है? और अगर सेटिस्फाई करती है तो कैसे करती है, और नहीं करती है तो कैसे नहीं करती है? इस बात का जवाब आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन समझने के लिए आप लोग जरूर याद रखिएगा, काफी बच्चे ये करते होंगे कि सर महसूस तो किया जा सकता है, जब भी हवा चलती है तो हम उसको महसूस तो कर सकते हैं, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? यानी कि इसके पास उसको महसूस किया जा सकता है, लेकिन क्या ये जगह घेरती है? यहाँ पे कंफ्यूजन है सर। और एयर को तो पकड़ा नहीं जा सकता, तो उसके अंदर मास कैसे मेजर करें? तो देखो एक सिंपल सा फार्मूला आपको बताता हूं। कोई भी आप लोग बाइसिकल जो होता है, बाइक होता है, बाइक का ट्यूब लीजिए, उस ट्यूब का वेट कीजिए, यानी कि आपके पास जो बाइक की ट्यूब होती है, टायर की जो ट्यूब होती है ना, उसका आपको एम्पिटी का वेट करना है, ठीक है ना? यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? उसकी एम्पिटी का वेट कर लेना है, प्लस में उसमें आपको क्या करनी है? एयर फिल करनी है, और उसके बाद फिर आपको वेट करना है। क्लियर? एयर के बाद जो वेट किया और जो आपका एम्पिटी का जो वेट था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपको एयर का वेट मिल जाएगा, एयर का कहीं ना कहीं मास मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप लोग ये बता सकते हैं कि यस, एयर भी क्या है? आपका एक मैटर है, यानी कि मैटर यानी कि पदार्थ। और पदार्थ की क्या डेफिनेशन? जिसके पास भी अपना मास है, जो भी स्पेस घेरता है, यानी कि जगह घेरता है, और जिसको हम लोग एनी ऑफ 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू महसूस कर सकते हैं ना, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। क्लियर? आप चाहे किसी अच्छा, एक और चीज है, ये अलग अलग फॉर्म में है। जैसे हमने एयर की बात की, तो एयर अपने आप में एक तरीके से गैस है, आप लोग ऐसे मान के चल सकते हैं। मैंने रिमोट की बात की, कैमरा की बात की, वो सॉलिड होता है। अगर मैं आपसे कहूं पानी, पानी का मतलब जो आपका वाटर है, ठीक है ना? अगर आप लोग कहते हैं पानी, और पानी का मतलब क्या है? आपका वाटर। क्या वाटर आपका मैटर हो सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, हर बच्चा बोलेगा सर बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसके पास अपना मास होता है, हम लोग इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, प्लस में ये जगह भी घेरता है, और प्लस में इसको महसूस भी किया जा सकता है एनी ऑफ 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको आप लोग क्या कर सकते हो? मैटर बोल सकते हो। यानी कि आपका मैटर की डेफिनेशन तो जस्टिफाई होगी है, मैटर की डेफिनेशन हमें क्लियर होगी है। ये तीनों पॉइंट अगर जस्टिफाई करते हैं तो वो मैटर हो जाएगा। अब मैटर अलग अलग स्टेट में मिलता है, अलग अलग किस में मिलता है? मैटर की अलग अलग स्टेट होती है। स्टेट का मतलब होता है बच्चों अवस्था, इस चीज को आपको याद रखना है। क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है अवस्था, यानी कि कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे मैटर हैं जो सॉलिड होते हैं, कुछ ऐसे मैटर हैं जो लिक्विड होते हैं, और कुछ ऐसे मैटर हैं जो गैसियस स्टेट में भी मिलते हैं। स्टेट का मतलब हो गया अवस्था, अलग अलग स्टेट में मिलते हैं। पानी मैटर है लेकिन फिर भी लिक्विड है, हवा आपकी गैस है लेकिन फिर भी मैटर है, और आपका रिमोट या ये पेन या फिर मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं सॉलिड हूं लेकिन फिर भी क्या हूं? मैटर हूं। यानी कि मैटर की डेफिनेशन जस्टिफाई होने के बाद ये चीज जरूरी है कि उसकी अलग अलग स्टेट होती हैं, उसको हमें अंडरस्टैंड करना होता है। क्लियर है? तो मैटर की स्पेसिफिकली 3 स्टेजेस होती हैं, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे 3 स्टेट होती हैं। पहली स्टेट सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी आपकी गैसियस रहेगी। इसके अलावा भी बहुत आइंस्टीन कंडेंसेशन और प्लाज्मा भी होती हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यहां पे हम लोग केवल 3 ही स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये मैटर क्या होता है इसका मैटर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैटर की कहानी समझ में आ गई है, तो अब आगे ध्यान से चलते हैं। अब मैंने जैसे कि आपको बताया मैटर की क्लासिफिकेशन यानी कि स्टेट ऑफ मैटर पे पहुंचने से पहले ये समझो बच्चा कि मैटर को किस बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, कितने तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है आपका एक तरीके से वर्गीकरण करना। ठीक है, तो वर्गीकरण का मतलब उसका एक तरीके से कितने हिस्सों में डिवाइड किया है। तो मैटर की अगर आप लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हो ना, तो एक अर्लियर क्लासिफिकेशन है और एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। अर्लियर क्लासिफिकेशन कौन सी है? जो हमारे जितने भी संत हैं, संत का मतलब क्या होता है? जिसको आप लोग ऋषि मुनि कहते हो, जितने भी हमारे ऋषि या फिर आप लोग कह दीजिए मुनि है, उन सब ने जो क्लासिफिकेशन की थी ना, वो कौन सी कहलाती है? वो अर्लियर क्लासिफिकेशन कहलाती है। और साइंटिफिकली जो क्लासिफिकेशन की गई है उसको किस कैटेगरी में रखा गया है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में रखा गया। क्लियर? तो यहां तक आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। मैटर क्या होता है? सबसे पहले मैंने आपको बताया मैटर का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर मास हो, जो जगह घेरती हो और जिसको हम लोग महसूस कर सके, उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। और इसके बाद हमने क्या समझा? मैटर अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद मुद्दा ये आया कि आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है वो कितने तरीके से होता है, यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण कितने तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला कि पदार्थ का वर्गीकरण हम स्पेसिफिकली दो तरीके से करते हैं। एक वर्गीकरण जो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले कर दिया, यानी कि अर्लियर क्लासिफिकेशन जो हो चुका है, जो पहले ही ऋषि मुनि संतों ने किया हुआ है। और दूसरा वर्गीकरण जो हमने साइंटिस्ट के जितने भी पैदा हुए हैं, जितने भी साइंस का डेवलपमेंट हुआ है, उन्होंने जो वर्गीकरण किया है, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जितने भी ऋषि मुनि है यानी कि अर्लियर क्लासिफिकेशन है, तो अर्लियर क्लासिफिकेशन अगर आप लोग थोड़े से स्पिरिचुअल पर्सन है या फिर आप लोगों ने कोई भी माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनी है या कोई बुक पढ़ी है, तो आप सभी को पता होगा ऋषि मुनि और गीता में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं कि ये जो आपकी सृष्टि है, इस सृष्टि का निर्माण हर एक पदार्थ पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पंच तत्व कौन से हैं? अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, धरती है, ये पंच तत्व है। तो ये वर्गीकरण था, ये मैटर का क्या था? वर्गीकरण था। मैटर बोले तो पदार्थ का क्या था? आपका वर्गीकरण था। ठीक है, तो पदार्थ का जो वर्गीकरण आपका अर्लियर स्टेज में किया गया, ठीक है ना, तो इस चीज को आपको याद रखना है। जो भी पदार्थ का आपका वर्गीकरण किया गया अर्लियर स्टेज में, तो वहां पे आपके 5 अलग अलग स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन की गई थी। ठीक है, जहां पे आपका पहला क्या था? आपका आकाश था, उसके बाद क्या था? आपका धरती था, फिर क्या था? आपका जल था, और फिर क्या था? आपका अग्नि था, और फिर क्या था? आपका वायु था। अभी अगर आप लोग इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, अर्लियर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हर एक चीज यानी कि मैटर 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, जहां पे आपका वाटर आता है, स्काई आता है, अर्थ आता है, और आपका फायर आता है, और आपका एयर आता है। क्लियर? तो ये आपका क्लासिफिकेशन किया गया था। ये हमने क्लासिफिकेशन नहीं किया है, ये अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, जो हमारे पैदा होने से पहले ही जो पहले के जिस तरीके के लोग थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपने बिहा पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बिहा पे, अपनी नॉलेज के बिहा पे, अपने एक्सपीरियंस के बिहा पे इन सब का वर्गीकरण किया था। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर इनको 5 अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है: वाटर, स्काई, अर्थ, फायर, और आप लोग क्या कह सकते हैं? एयर। तो इस चीज को आप लोगों को जरूर याद रखना है। पंचभूत जिसको कहते हैं, या आप लोग पंच तत्व जिसको कहते हैं, 5 एलिमेंट जिनको कहते हैं ना, तो उनसे मिलकर क्या बना होता है? मैटर। ये आपका अर्लियर क्लासिफिकेशन बोलता है। क्लियर? तो यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहां तक लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा, मजा आया होगा। यहां तक पसंद आया तो इसे लाइक ठोक दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और पहली दफा चैनल पे आ रहे हैं, लेक्चर पसंद आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियोज आप सभी तक समय रहते पहुंच सके। बहरहाल इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं साइंटिफिक मुद्दे की। अभी तक तो ये ऋषि मुनियों की क्लासिफिकेशन थी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई
कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई उसके पीछे साइंस नहीं है। लेकिन दूसरा जो क्लासिफिकेशन है सर वो समझिए, आपने मैटर की क्लासिफिकेशन की बात की है, मैटर का वर्गीकरण की बात की है, वो साइंस के बेस पे हम लोग दो प्रॉपर्टीज, दो नेचर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए पहला आपका फिजिकल नेचर होता है, दूसरा आपका केमिकल नेचर होता है। ठीक है, केमिकल नेचर का मतलब उस मैटर की प्रकृति कैसी है, यानी कि फिजिकल का मतलब भौतिक प्रकृति और केमिकल का मतलब होता है रासायनिक। यानी कि भौतिक का मतलब जो चीजें हमें बाहर से दिखती हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको भौतिक बोला जाता है। क्लियर है। और जो बाहर से नहीं दिखती यानी कि अंदर की अगर कुछ है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको रासायनिक बोला जाता है। क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यानी कि आप फिजिकल नेचर के ऊपर और केमिकल नेचर के ऊपर मैटर की क्लासिफिकेशन करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यहां पे अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन की आप लोग बात करते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की हम लोग बात करते हैं, तो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला आपका उसके फिजिकल नेचर के ऊपर डिपेंड करती है और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके केमिकल नेचर के ऊपर। और इन दोनों के बिहा पे ही बच्चों मैटर की क्लासिफिकेशन की गई है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्लासिफिकेशन। क्लियर। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहां पे देखिए शुरू से देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एक बार हम फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर को, कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, कोई भी चीज है, कोई भी चीज डेफिनेट सी बात है किसी ना किसी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। जैसे अगर आप लोग रेत की बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग ईटा की बात करते हैं, जैसे आप लोग इस रिमोट की बात करते हैं, मेरी खुद की बात करते हैं, किसी भी मैटर की बात करते हैं, उसके अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर पानी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेज आएगा माइक्रोस्कोप लेवल पे जहां पे आपको पार्टिकल दिखेंगे। क्लियर। क्या दिखेंगे आपको, पार्टिकल दिखेंगे। इस चीज को आपको याद रखना। ठीक है। तो यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं मैटर जो भी आपका पदार्थ है वो किससे मिलके बना होता है, वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। क्लियर। तो मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। क्लियर। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना है, वो पार्टिकल से मिलके बना है। सॉरी, मैटर किससे मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है। और ये जो पार्टिकल है मैटर के अंदर टीनी नेचर, बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, टीनी नेचर होते हैं। क्लियर। तो फिजिकल नेचर क्या कहता है, कोई भी मैटर है वो मैटर टीनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। दैट्स इट। हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर हमने क्या सीखा, मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है और वो पार्टिकल नेचर के अंदर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जितने भी पार्टिकल है ना, उन पार्टिकल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि उनके अपने गुण धर्म होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपने अपने गुण धर्म होते हैं। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इन पार्टिकल्स के बीच में एक प्रॉपर स्पेस होती है। जैसे अगर आप लोग कोई सॉलिड का टुकड़ा देखते हैं, जैसे मैंने ये सॉलिड का टुकड़ा, ये कोई भी एक सॉलिड का हिस्सा है। ठीक है ना। अब इसके अंदर पार्टिकल होंगे, जैसे आपका एक ये पार्टिकल रहा, एक ये पार्टिकल रहा और एक ये पार्टिकल रहा। क्लियर। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग ये पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स कि यहां पे आपका कहीं ना कहीं गैप होता है पार्टिकल के बीच में, यानी कि एक जगह होती है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। यानी कि जो ये पार्टिकल है, जैसे मैंने इसको P1 कह दिया, इस वाले को P2 कह दिया और इस वाले को मैंने क्या कह दिया, P3 कह दिया। तो जितने भी पार्टिकल है उनके बीच में क्या होती है बच्चों, आपकी स्पेस होती है। क्लियर। तो जितने भी पार्टिकल है उन सबके बीच में क्या होती है, एक स्पेस होती है। स्पेस का मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, एक जगह होती है। आगे जाके हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो पार्टिकल के बीच में सबसे पहले तो क्या होगी, जगह होगी। इस चीज को आपको समझ के चलना है। ठीक है। अच्छा, जितने भी पार्टिकल है इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ये कॉन्टिन्यूअसली, क्या बोल रहा हूं मैं आपका, ये कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। यानी कि ये पार्टिकल कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअसली मूविंग है और इनकी जो डायरेक्शन है वो रैंडम रहती है। यानी कि किसी एक विशेष डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ये किसी भी दिशा में मूव करते रहते हैं। दैट्स व्हाई इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये कॉन्टिन्यूअसली कैसे करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। एक तो इनके बीच में स्पेस होता है, यानी कि इनके बीच में एक जगह होती है और ये कॉन्टिन्यूअसली क्या करते रहते हैं बच्चों, ये कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तीसरा ये समझना है, ये जितने भी पार्टिकल है, जैसे मैं कहता हूं आपका ये P1 पार्टिकल है और ये क्या है आपका P2 पार्टिकल है। ये P1 और P2 ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है। इस चीज को आपको याद रखना है। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आपस में आकर्षित करना, खींचना। ठीक है।
है। तो जितने भी पार्टिकल है ये आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, जितने भी मैटर के पार्टिकल हैं, यानी कि मैटर आपका पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उन पार्टिकल्स की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जिनमें से हम लोगों ने 3 कैरेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड किया है। पहली कैरेक्टरिस्टिक है ये जितने भी पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस रहेगा, जगह रहेगी। ये जितने भी पार्टिकल है ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों को आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में काफी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए मैटर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको लिखना है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए मैटर की बात करते हैं तो हम लोग लिखेंगे पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। फिर हम कहेंगे पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो लगातार मूव करते रहते हैं। और हम कहेंगे पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। तो इससे पहले हमने देखा कि फिजिकल नेचर के अंदर आपका मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स का नेचर टीनी होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और उनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक को हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया। क्लियर। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, यहां तक कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब इससे आगे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। ये काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ये आपस में एक प्रोसेस है। डिफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क जरूर कर लीजिएगा कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन जब होगा तो आपको यह समझना है 2 अलग अलग टाइप के मैटर चाहिएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अलग अलग मैटर चाहिएंगे, अलग अलग टाइप के, यानी कि हम लोग मैटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैटर अब अलग अलग स्टेट में है, आगे मैं आपको पढ़ाने भी वाला हूं। सॉलिड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है और किस में हो सकता है, आपका लिक्विड में भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। एक बार समझिए डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है। डिफ्यूजन अपने आप में 2 मैटर का आपस में इंटरमिक्सिंग होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने 2 मैटर लिए और वो इंटरमिक्स होना शुरू हुए तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसको बच्चों डिफ्यूजन बोला जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन, तो हम लोग लिखेंगे इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए मैटर। अलग अलग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर आप लोग लेके चलते हैं, यानी कि आप लोग क्या लेके चले, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर लेके चले। उससे जितने भी 2 अलग अलग मैटर हैं उनके जो पार्टिकल हैं, अगर वो इंटरमिक्स करना शुरू हो जाते हैं, आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, तो अपने आप, यहां पे ध्यान से समझिएगा, ऑन देयर ओन, यानी कि अपने आप की बात हो रही है। यहां पे क्या हो रही है, अपने आप, एक आप खुद मिलाएं और एक अपने आप मिले। ठीक है, तो अपने आप अगर कोई भी 2 अलग अलग मैटर के पार्टिकल इंटरमिक्स होना शुरू होते हैं ना, तो उसको क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। तो डिफ्यूजन मींस द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। इसको क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। 2 अलग अलग मैटर हैं, अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, वो अपने आप अगर इंटरमिक्स होना शुरू हो जाते हैं ना, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको डिफ्यूजन बोला जाता है। क्लियर। तो यहां तक आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए मैटर समझ में आया होगा और आपको यह भी समझ में आया होगा डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है। अब डिफ्यूजन के आगे ध्यान से देखिएगा, डिफ्यूजन का मतलब पार्टिकल आपस में मिक्स हो रहे हैं। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या किया, मैंने एक पानी की बोतल ली या फिर पानी की बाल्टी ली, बकेट लिया, उसके अंदर एक इंक ड्रॉप का डाल दिया, यानी कि आपने एक ड्रॉप इंक डाल दिया, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, वो इंक के जो पार्टिकल है ना वो वाटर के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएंगे और कुछ समय बाद वो पूरा का पूरा पानी नीला या जैसा भी लाल रेड जैसा भी आप लोगों ने इंक लिया था वैसा हो जाएगा। अपने आप पार्टिकल इंटरमिक्स होते हैं। ठीक है, अब जब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, वो मिक्सिंग का रेट, यानी कि इस डिफ्यूजन का एक रेट होता है। रेट का मतलब क्या होता है, इसकी अपनी एक दर होती है कि किस स्पीड से डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, डिफ्यूजन जो होता है उसका टेम्परेचर से क्या लेना देना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। इस चीज को आप लोगों को याद रखना। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे
तो जो आपका पार्टिकल है मैटर के, जितने भी पार्टिकल है मैटर के पार्टिकल, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उनके अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी बढ़ जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता हूं, क्या कर देता हूं, आपके टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता हूं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बच्चों क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैटर के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द डिफ्यूजन, देन वी डायरेक्टली सेज दैट with increase in the temperature the rate of diffusion will increases and with decrease in the temperature the rate of diffusion will decreases। ठीक है, इंक्रीज के साथ इंक्रीज, डिक्रीज के साथ डिक्रीज, रिलेशन बिल्कुल सिंपल है, मैंने अभी अभी लिखवा दिया, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, अहम है, जरूरी है एग्जामिनेशन के लिहाज से। ठीक है, तो क्या पूछा जाएगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्लियर होगी, डिफ्यूजन किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ये भी क्लियर हो गया होगा, तो मेक श्योर करके इन तमाम चीजों को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। क्लियर, आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा ध्यान से देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है जहां पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इंटर पार्टिकल फोर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी अभी मैंने बताया ना, हम क्या कह रहे हैं, तीन स्टेट होती हैं आपके मैटर की, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर हम डिवाइड करेंगे, एक सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है, एक गैस होती है। तो इनके अंदर फोर्स कितना था, देखिए सॉलिड अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सॉलिड है। क्लियर, कोई भी चीज क्या है, सॉलिड है। सॉलिड को अगर आप लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, पानी को इजीली अलग कर पाएंगे, गैस को तो बिल्कुल इजीली अलग कर पाएंगे। यानी कि सॉलिड के अंदर जो फोर्स है पार्टिकल के बीच में वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू द लिक्विड, और लिक्विड के अंदर गैस से ज्यादा होता है। क्लियर, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि गैस के अंदर स्पेस ज्यादा होती है, फोर्स कम हो जाता है, और इसके कंपैरिजन में लिक्विड में ज्यादा होता है, और लिक्विड के कंपैरिजन में सॉलिड में ज्यादा होता है। यानी कि इंटर पार्टिकल फोर्स इन ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस अगर आपसे पूछा जाए तो हम कहेंगे द इंटर पार्टिकल फोर्स इन सॉलिड इज मच मोर एज कंपेयर टू द लिक्विड, एंड लिक्विड में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द गैसियस, यानी कि गैसेस के कंपैरिजन में लिक्विड में ज्यादा होता है, लिक्विड के कंपैरिजन में सॉलिड में ज्यादा होता है। तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, अगर आप लोग इसको याद करेंगे, अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो समझेंगे तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो ये आपका पहला एक टॉपिक था जिसको हम लोगों ने कवर किया, व्हाट इज मैटर। उम्मीद करता हूं मैटर से रिलेटेड जितनी भी बातें थी जो मैंने यहाँ पे आपके ए पार्ट के अंदर समझाई है वो कहानी आपको समझ में आई होगी, यहां तक चीजें आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूं यहां तक सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके अब हम समझेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जो बार बार हम लोग बोल रहे हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। ओके, तो चलिए समझते हैं स्टेट ऑफ मैटर को। अब हम पार्ट बी शुरू करने वाले। देखिए अभी तक मैटर की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, मैटर बहुत सिंपल सी चीज है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आप आगे पढ़ोगे स्टेट ऑफ द मैटर। स्टेट ऑफ द मैटर के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया, स्टेट का मतलब क्या होता है, आप लोग ये समझ सकते हैं अवस्था, यानी कि मैटर किन किन अवस्थाओं में मिलता है। तो आप सभी को पता है, आपका सॉलिड की टर्म में आपको मैटर मिलेगा, आपकी लिक्विड की टर्म में आपको मैटर मिल सकता है, और आपको गैस की टर्म में आपको मैटर मिल सकता है। तो सिंपल आप लोग ये कह सकते हैं, जब भी आप लोग स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं तो मैटर इज एग्जिस्टिंग इन द थ्री मेन स्टेजेस। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है। अब इतनी तो बात खैर आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक सिंपल से एटमॉस्फेयर की बात करता हूं, अगर आप लोग इस पहाड़ को देख रहे हैं तो आप लोग एक क्लैरिटी लगा पा रहे होंगे, यहाँ पे जो पहाड़ है वो कैसा मैटर है तो मैटर, लेकिन कैसा है, सॉलिड है। लेकिन यहाँ पे जो पानी है, जो सागर का पानी है, समुद्र का जो पानी है ना, वो क्या है, वो आपका लिक्विड है। और यहाँ पे जो भी आपका हवा है उसको क्या बोलते हो आप लोग, गैस बोलते हो। यानी कि तीन स्टेज में आपका मैटर मिलता है, पहला सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस, ठोस, द्रव, तरल। इस चीज को आपको याद रखना है, ठोस, द्रव और गैस, सॉरी ठोस, द्रव और गैस। यानी कि आपका पहला क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, तीसरा क्या रहेगा, गैस रहेगा। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हालांकि देख के पता लगा सकते हो, लेकिन कुछ पैरामीटर है जिनके बिहाफ पे आप लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्लासिफाई कर सकते हो। देखिए सबसे पहला पैरामीटर रहता है उसका शेप, यानी कि शेप का मतलब क्या होता है, उसका आकार, ठीक है। दूसरा रहता है उसका वॉल्यूम। इन दो पैरामीटर के बेस पे आप लोग बता
बता सकते हैं कि आपका जो मैटर है वो सॉलिड है कि आपका लिक्विड है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर मैं सॉलिड की बात करता हूं, अगर आप सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं तो क्या सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है? डेफिनेट सी बात है, इसका शेप भी डेफिनेट होता है, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं शेप कैसा होता है, इसका डेफिनेट होता है, प्लस में इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी कैसा होता है बच्चा? डेफिनेट होता है। क्लियर है? तो आप लोग ये याद रखिएगा कि अगर आप लोग सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच बोथ शेप एंड द वॉल्यूम आर डेफिनेट। जहां पर दोनों चीजें क्या होती है? डेफिनेट होती है, उनको क्या बोला जाता है? उसको सॉलिड बोला जाता है। जहां पे आपका शेप भी डेफिनेट होता है और जहां पे वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। अच्छा, सॉलिड इनकंप्रेसिबल होता है। इनकंप्रेसिबल का मतलब इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, प्लस में आप लोग ये भी कह सकते हैं सॉलिड कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब एक तरीके से ठोस ही होता है, ऐसा आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है, सॉल्यूम का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, सॉलिड इनकंप्रेसिबल होते हैं, सॉलिड रिजिड होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस का देखिए ना तो शेप डेफिनेट होता है, आप लोग देखेंगे गैस को कंप्रेस भी किया जा सकता है, ना तो इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ठीक है, ना ही ये ऐसा है कि इनकंप्रेसिबल है और ना ही ये कैसी है? रिजिड है, ये फ्लो करती है। तो यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज क्या नहीं होती? डेफिनेट नहीं होती। गैस के केस में, सॉरी लिक्विड के केस में कुछ फैक्टर होते हैं, यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग इस चीज को क्लासिफाई करना चाहे तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सॉलिड बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिक्विड बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने गैस बनाया हुआ है। सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इनकंप्रेसिबल होता है और रिजिड होता है। ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज है। अगर आप लोग किसी भी चीज को पहचानना चाहते हैं कि आपका जो मैटर है वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो देखो अगर उसका डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, इनकंप्रेसिबल है और रिजिड है तो वो क्या रहेगा? वो सॉलिड रहेगा। वही अगर आप लोग लिक्विड की बात करें, तरल की बात करें, द्रव की बात करें तो वहां पे शेप फिक्स नहीं होता। शेप फिक्स नहीं होता। जैसे अगर आप लोग पानी की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, अगर मैंने इसको बाल्टी के अंदर डाल दिया ना तो बाल्टी जैसा शेप ले लेगा। अगर मैंने इसको ग्लास के अंदर डाल दिया तो किसके जैसा शेप ले लेगा? गिलास के जैसा शेप ले लेगा। मतलब शेप फिक्स नहीं है लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। अगर मैंने 2 लीटर लिया है पानी तो उसका शेप बदलता है लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलता है, यानी कि यहाँ पे शेप फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। ये भी आपका इनकंप्रेसिबल होता है और यहां पे फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, यानी कि लिक्विड क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। ऐसे ही अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो अगर मैं गैस की बात करता हूं, गैस के पास ना तो फिक्स्ड शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, हाईली कंप्रेसिबल होती है गैस। गैस को कंप्रेस किया जा सकता है और गैस कैन फ्लो, गैस भी क्या कर सकती है? फ्लो कर सकती है। तो इन पैरामीटर के बेस पे बच्चों आप लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि आपका मैटर का स्टेट क्या रहने वाला है, कि आपका सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। एक बार फटाफट से देख लो, सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप रहेगा, फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा, इनकंप्रेसिबल होता है सॉलिड और रिजिड होता है। वही अगर आप लोग लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के अंदर नो फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इनकंप्रेसिबल और लिक्विड कैन फ्लो। उसके पास एक टेंडेंसी होती है जिसको आप लोग जिसकी वजह से वो फ्लो करता है। अगर गैस की बात करें तो ना वही उसके पास फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, हाईली कंप्रेसिबल होती है गैसेस और ये भी क्या कर सकती है? फ्लो कर सकती है। तो 3 स्टेजेस हैं या फिर 3 स्टेट्स हैं मैटर की जिनसे क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो स्टेट ऑफ मैटर सिर्फ इतना ही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है, तीसरा जो आपका यहाँ पे परत खुलने वाला है या सी सेक्शन है, इस सी सेक्शन में ये पूछा गया है क्या मैटर को बदला जा सकता है उसकी एक स्टेट से और दूसरी स्टेट के अंदर, यानी कि आपसे पूछा जाए कैन मैटर स्टेट कैन बी चेंज, यानी कि आप लोग मैटर की स्टेट को क्या कर सकते हो? बदल सकते हो। तो इसका आंसर है यस। देखिए 2 फैक्टर है जिनका इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस। क्लियर है? या सॉलिड से डायरेक्टली आप लोग गैस की तरफ भी जा सकते हो। ठीक है, तो यानी कि चेंज ऑफ द स्टेट कैन बी पॉसिबल विद ओनली द 2 फैक्टर, फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकंड इज प्रेशर। आपको समझना है क्या है, आपका पहला टेम्परेचर है, दूसरा क्या है? प्रेशर है। पहला क्या है? टेम्परेचर है, दूसरा क्या है? प्रेशर है। तो किसी भी मैटर की स्टेट को अगर बदलना है तो हम 2 फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। पहला हम टेम्परेचर का इस्तेमाल करेंगे, तापमान, ठीक है, और दूसरा हम किसका इस्तेमाल
करेंगे, प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे। अब बारी बारी देखते हैं कैसे ये किसी भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप लोग स्टेट ऑफ मैटर को बदलना चाहते हैं तो टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करता है, अगर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक आइस क्यूब लिया हुआ है, ठीक है। आइस क्यूब किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, इस चीज को आपको याद रखना है। आइस क्यूब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जैसे मैं आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, हीटिंग का मतलब क्या है, मैंने यहां पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया। याद रखिएगा मैंने क्या किया है, टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया है। तो आइस जो है आपकी वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। मेल्टिंग भी बोल सकते हो या फिर फ्यूजन भी बोल सकते हो, यानी कि फ्यूजन ऑफ आइस होना भी शुरू हो जाता है, मेल्टिंग होना भी शुरू हो जाता है। और एक स्टेट ऐसा आएगा जब आइस से हट करके और ये किस में चला जाएगा, लिक्विड। और अगर आप इस टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे लिक्विड से कहां पे चला जाता है, वेपर में चला जाता है। बहरहाल आप समझिएगा मेल्टिंग का मतलब क्या है, मेल्टिंग का मतलब है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अगर आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर अगर आप लोग सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर देते हो, लिक्विड में, दिस इज कॉल्ड द मेल्टिंग। इसको क्या बोला जाता है, मेल्टिंग या फ्यूजिंग। क्या बोलते हैं आप लोग इसको, मेल्टिंग और फ्यूजिंग। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया है, अब उल्टा कर दे, अगर आप लोग टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे, अगर जैसे आपका ये लिक्विड है, अगर इस लिक्विड का टेम्परेचर मैं डिक्रीज कर देता हूं, इसको कूल करना शुरू कर देता हूं, यानी कि इसका तापमान, जो आपका टेम्परेचर है, तापमान है, उसको मैं क्या कर देता हूं, घटाना शुरू कर देता हूं। याद रखिएगा क्या शुरू कर दिया मैंने, इसको घटाना शुरू कर दिया है। तो आप लोग याद रखिएगा ये आपका लिक्विड से वापस किस में चला जाएगा, सॉलिड में। दिस इज कॉल्ड द सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, आपका कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है जो लिक्विड स्टेट में होता है, हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को कम करते हैं, टेम्परेचर को डाउन करते हैं, जिससे वो किस स्टेट में चला जाता है, सॉलिड स्टेट में चला जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। इसको क्या बोला जाता है, सॉलिडिफिकेशन बोला जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए मेल्टिंग क्या होता है या फिर आपसे पूछा जाए फ्यूजन क्या होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, कोई भी जब सॉलिड स्टेट में मैटर होता है, अगर हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेल्टिंग बोला जाता है। ठीक है, तो मेल्टिंग में हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और किसी भी लिक्विड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है विद डिक्रीज इन द टेम्परेचर। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज द सॉलिडिफिकेशन। इसको क्या बोला जाता है, सॉलिडिफिकेशन बोला जाता है। अपने जहन में, अपने ख्याल में जरूर याद रखिएगा। एक होता है आपका, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एमपी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखिएगा क्या फुल फॉर्म होता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आपका कोई भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है, पिघलना शुरू होता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होता है, और वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेजेंट, आपका प्रेशर कैसा रहना चाहिए, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर रहना चाहिए। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स मेल्टिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर आपका अगर कोई भी सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। मेल्टिंग पॉइंट इज अ मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक रहना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अगर कोई भी सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है और वो लिक्विड में स्टार्ट हो जाता है कन्वर्ट होना, उस मिनिमम टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, उस मिनिमम टेम्परेचर को आपका मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। काफी बच्चे छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं जो आने वाले वक्त में उनको बड़ा परेशान करती है। तो आप लोग याद रखिएगा व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट इज ए मिनिमम टेम्परेचर एट विच solid start melt and it became the liquid at the atmospheric pressure। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको आप लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हो। क्लियर, तो यहाँ पे मेल्टिंग और फ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सॉलिडिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और चीज है जो आपके पेपर में पूछी जाती है, इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा गया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन अभी भी हमने पढ़ा क्या होता है, फ्यूजन का मतलब हम लोगों ने अभी भी देखा, अगर आपका जो आपका सॉलिड है
टेम्परेचर इंक्रीज करे तो लिक्विड में स्टार्ट हो जाएगा कन्वर्ट होना, तो इसको फ्यूजन या मेल्टिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है एक ऐसी हीट एनर्जी जो हमें चाहिए, मतलब हीट एनर्जी हमें चाहिए किसके लिए, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब आपका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक रहेगा, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको रखना है, याद रखिएगा क्या बोला मैंने, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको रखना है, प्लस में आपको मेल्टिंग पॉइंट की बात करनी है। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ध्यान से समझिएगा, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जो आपका सॉलिड है उस सॉलिड का 1 किलोग्राम ले लीजिए, ठीक है। अब इस सॉलिड को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी ना, जो हीट एनर्जी लगेगी उसको क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, हीटिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड इनटू द लिक्विड, 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, किसी उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी लगती है उसको क्या बोला जाता है बच्चा, उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पेपर में आ सकता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन एक पक्का पूछा जाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्लियर। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहां पे एक चीज हो रही है, तो बात हुई हमने किसकी बात की है, आपकी सॉलिड से, और हम किस स्टेज में चले गए हैं, लिक्विड में चले गए हैं। अब क्या लिक्विड से और गैसियस स्टेट में भी जाया जा सकता है? अभी तक तो आपने सॉलिड और लिक्विड की बात की, अब किसकी बात करेंगे, लिक्विड और गैस की बात करेंगे, टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका कोई भी वाटर है या फिर आप लोग इसको कह दीजिए कोई भी लिक्विड है। अब लिक्विड का जैसे जैसे हीट करते हो, हीट का मतलब आप लोग इंक्रीज करते हो किसको, टेम्परेचर को, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, आपका वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब ये जो प्रोसेस है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ कोई भी जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होता है उसको वेपोराइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तो उसको क्या बोला जाएगा, वेपोराइजेशन। उसको क्या बोला जाता है, वेपोराइजेशन। यानी कि अगर आपसे पेपर में पूछा जाए एक्सप्लेन वेपोराइजेशन, तो वेपोराइजेशन के अंदर कोई भी आपका लिक्विड है, उस लिक्विड के टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते चले जाएं और इंक्रीज करने के साथ वो आपका गैसियस या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन। इसको क्या कहा जाता है, वेपोराइजेशन कहा जाता है। वही अगर इसका उल्टा कर दे, कोई भी गैस है या फिर कोई भी वेपर्स है, गैस की बात करेंगे, गैस के टेम्परेचर को कूल करना शुरू कर दे, कूल का मतलब उसके तापमान को कम करना, तापमान को क्या किया है, कम किया है, ठीक है, टेम्परेचर को डाउन कर दे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। यानी कि वेपोराइजेशन का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है, एंटी क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, कंडेंसेशन। वेपोराइजेशन के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, लिक्विड से गैसियस स्टेट में आपका मैटर जाएगा, और अगर आपका गैसियस स्टेट से लिक्विड में जाता है बाय डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, तो उसको क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। इस चीज को आपको याद रखना है। कंडेंसेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, स्टार क्वेश्चन है, यहां से भी पेपर में बच्चा पूछा जाता है, वेपोराइजेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है। क्लियर। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इससे पहले मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट समझाया था, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर की थी। अब यहाँ पे एमपी के बाद होता है एक आपका बीपी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा। वहां पे हम लोगों ने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया था, यहां से लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, तो याद रखिएगा एक ऐसा टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड स्टार्ट होता है बॉइल होना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। जब भी कोई भी लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बॉइल होना स्टार्ट होता है ना, उस टेम्परेचर को बच्चा बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसको अगर आप लोग केल्विन में कन्वर्ट करना चाहे तो 373.15 केल्विन कह सकते हैं। क्लियर। तो यहां पे आपको समझना है बॉइलिंग पॉइंट आपका जुड़ा हुआ है लिक्विड टू द गैसियस कन्वर्जन से, मेल्टिंग पॉइंट जुड़ा हुआ है सॉलिड टू द लिक्विड कन्वर्जन
कन्वर्जन से। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड स्टार्ट होता है बॉइल होना, बट कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कैसा होना, सॉरी प्रेशर कैसा होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसको क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। उस लिक्विड का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। वाटर के लिए याद रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर। ऐसे ही जैसे आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट किया लिक्विड के अंदर, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। ऐसे ही आपका पूछा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। देखो ध्यान से देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो कंडीशन क्या रहेगी, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 किलोग्राम ऑफ ए लिक्विड इनटू द गैस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। दिस इज अगेन स्टार क्वेश्चन, पेपर में आ सकता है, बहुत बार पूछा जाता है। लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन, एवापोरेशन, ये तमाम ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हर बार बोर्ड के अंदर, सॉरी बोर्ड मतलब आपकी एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा एक चीज और है, अगर मैं डायरेक्टली बात करूं, अभी अभी हमने बात की, हमने क्या किया, हमने सॉलिड को कन्वर्ट किया किसमें, लिक्विड में, और लिक्विड को कन्वर्ट किया हमने किसमें, गैस में। यहाँ पे हमने कन्वर्जन देखा, सबसे पहले हमने देखा सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने देखा लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिया। अगर डायरेक्ट किसमें, सॉलिड किसमें चला जाए, गैस में चला जाए, तो क्या होगा, इस तरीके की सिचुएशन भी तो पॉसिबल है ना, आपका डायरेक्ट सॉलिड किसमें चला जाए, गैसियस स्टेट में चला जाए। तो इस केस में इसको बोला जाएगा सब्लिमेशन, यानी कि अगर आपका सॉलिड स्टेट में कोई भी मैटर है, टेम्परेचर इंक्रीज किया, हीट किया, और वो वेपर्स यानी कि आपका गैसियस स्टेट में चला जाता है, किस स्टेट में चला जाता है, गैसियस स्टेट में चला जाता है, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाएगा। इसका रेसिप्रोकल डिपोजिशन कहलाएगा। डिपोजिशन का मतलब गैस को अगर आप लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं विद डिक्रीज इट्स टेम्परेचर, तो उसको क्या बोला जाता है, डिपोजिशन। क्लियर। तो यहां पे आप लोग याद रखिएगा सब्लिमेशन का मतलब क्या है, डायरेक्टली सॉलिड कैन कन्वर्टेड इनटू the vapors with increase its temperature, this process is known as sublimation, है ना। और अगर आप लोग डिपोजिशन की बात करते हो, गैस is directly converted into the solid with decrease its temperature, तो इसको क्या बोला जाता है, डिपोजिशन। क्लियर। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन ये रहने वाला है। क्लियर। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहां पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ ए मैटर। इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ ए मैटर का मतलब, हमने बात की सॉलिड की, हमने बात की लिक्विड की, हमने बात की गैस की। देखिए इंटर कन्वर्जन क्या होता है, सॉलिड के अंदर करीब करीब इंटर कन्वर्जन नेग्लिजिबल होता है। अच्छा, सॉलिड से ज्यादा किसके अंदर होता है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस आपके लिक्विड के अंदर, और लिक्विड से ज्यादा किसमें होता है, गैस के अंदर। हम इंटर पार्टिकुलर स्पेस की बात कर रहे हैं, यानी पार्टिकल के बीच में जगह की बात कर रहे हैं, और जिन पार्टिकल के बीच में जितनी ज्यादा जगह होती है ना, उतना ही ज्यादा उनको कंप्रेस किया जा सकता है। देखिए वेपर जो गैस है, गैस के अंदर पार्टिकल के बीच में जगह ज्यादा है, लिक्विड में कम है, सॉलिड में बिल्कुल ही कम है या नहीं है, ठीक है। तो सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड के अंदर जगह है तो कंप्रेस किया जा सकता है। सबसे ज्यादा किसको किया जा सकता है, गैस को, क्योंकि इनके इंटर पार्टिकुलर के बीच में स्पेस ज्यादा है। दैट्स व्हाई गैसियस कैसी होती है, गैस आर हाईली कंप्रेसेबल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई द गैस आर सो हाईली कंप्रेसेबल, क्यों होती है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर देना है। क्लियर। एक चीज और याद रखिएगा, अब हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ए प्रेशर। अगर आप लोग प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी अभी हमने किसकी बात की है, टेम्परेचर की बात की है, तापमान की बात की है। अब प्रेशर की बात करते हैं। गैस आर हाईली कंप्रेसेबल, सीधी सीधी बात है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है तो कंप्रेसेबल ज्यादा होती है। देखिए इंक्रीज कर दे अगर हम प्रेशर को तो डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर। क्लियर है। यानी कि गैस आर लिक्विफाइड, यानी कि गैस को क्या कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी गैस है, गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट
हो जाएगी। तो बहुत बेसिक सा कन्वर्जन है, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर? आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा टेम्परेचर और प्रेशर का इस्तेमाल करके किस तरीके से स्टेट ऑफ मैटर को बदला जा सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये जो भी आपका इंटर कन्वर्जन था हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज को डिटेल में समझा। ठीक है, अब इससे आगे अगर आप लोग चलोगे तो केवल एक टॉपिक रहता है बच्चा, अगली 5 मिनट का लेक्चर और रहेगा, जहां पे वेपोराइजेशन अलग था, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना। यहाँ पे इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखिएगा, इवेपोरेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर कोई भी लिक्विड वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है एट्स एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अगर आपका कोई भी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, उसको बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तो उसको क्या बोला जाता है, इवेपोरेशन। क्लियर? तो याद रखिएगा, what is exact meaning of evaporation? The phenomena of changing of a liquid into the vapors, liquid into the vapors at any temperature, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर below its boiling point, boiling point के नीचे नीचे, उसको क्या बोलते हो, वेपोराइजेशन। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये फर्क आप लोग जरूर समझ लीजिएगा, बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में क्या फर्क है। देखिए, इवेपोरेशन सरफेस पे होता है इसलिए सरफेस फिनोमिना है, बॉइलिंग बल्क में होता है इसलिए बल्क फिनोमिना है। अच्छा, इवेपोरेशन के अंदर आपको कोई भी बबल्स देखने को नहीं मिलते हैं, बॉइलिंग के अंदर बबल्स देखने को मिलते हैं। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, बॉइलिंग के, अगर बॉइलिंग की मैं बात करूं तो बॉइलिंग के अंदर एट ए बॉइलिंग टेम्परेचर पे ही होता है। क्लियर? इनकी बॉइलिंग टेम्परेचर पे रहेगा, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा। यहाँ पे बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे बबल प्रोड्यूस नहीं होती है, सरफेस फिनोमिना है और ये आपका बल्क फिनोमिना है। क्लियर? ये कुछ बेसिकली फैक्टर अफेक्टिंग द एवेपोराइजेशन है, इनको याद कर लीजिएगा। देखिए, जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, और अगर आप लोग वाइंड स्पीड को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। यानी कि केवल और केवल ह्यूमिडिटी यानी कि नमी अगर आपकी बढ़ती है तो इवेपोरेशन घटता है, बाकी तीनों केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, अगर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, और अगर आप लोग वाइंड स्पीड बढ़ाएंगे तो भी इवेपोरेशन बढ़ता है। ये आपके फैक्टर है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पेपर में पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। लास्ट एंड फाइनल, ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एसीटोन ऑन द पाम, ये ठंडा कर देता है। आप देखेंगे जो बासन यूज करते हो घर पे, घड़ा, मटका, वो भी इसी का एग्जांपल है। कॉटन क्लॉथ जो रहते हैं इन द समर सीजन हम लोग क्यों पहनते हैं, उसके पीछे भी क्या रीजन होता है, इवेपोरेशन रहता है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट आर्टिकल था, इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। इन दोनों के बीच में फर्क पूछा जाता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और इस तरीके से आपका ये पूरा छोटा सा चैप्टर था माय डियर फ्रेंड्स, जो कंप्लीट हो जाता है। एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, जहां पे समझा मैटर क्या होता है, मैटर की स्टेट्स क्या क्या रहती है, किन किन फैक्टर से उनको बदला जा सकता है, और इवेपोरेशन क्या होता है। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा लेक्चर हमारा पहला लेक्चर था क्लास 9th का, और आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो लाइक ठोक दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।